नमस्ते। पिछले लेक्चर में हमने बीए फर्स्ट ईयर में फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत अपक्षय पर चर्चा करी, जिसमें हमने देखा कि अपक्षय जो है यह वह क्रिया है जिसके अंतर्गत चट्टानें अपने ही स्थान पर टूटती है। उनका भौतिक और रासायनिक जो क्रियाएं हैं उनके द्वारा विघटन और वियोजन होता है तथा चट्टानें जो है यह अपने ही स्थान पर टूट करके बिखर जाती है। फिर हमने इसमें देखा कि अपक्षय को कुछ कारक जो है यह नियंत्रित करते हैं। इसके बाद हमने अपक्षय के प्रकार देखे, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में भौतिक अपक्षय के बारे में अध्ययन करा। आज हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अपक्षय के प्रकार में देखेंगे रासायनिक अपक्षय और प्राणीवर्गीय अपक्षय। तो सबसे पहले हम देखते हैं रासायनिक अपक्षय के बारे में। वायुमंडल के निचले स्तर में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा जलवाष्प की प्रधानता होती है, परंतु जब तक इनका संयोग जो है यह जल से नहीं होता है, अर्थात जब तक ये शुष्क रहते हैं, जब तक ये जल से संपर्क नहीं करते हैं, तब तक ये सभी जो तत्व हैं यह अपक्षय की दृष्टि से क्रियाहीन होते हैं। अपक्षय की दृष्टि से ये क्रियाहीन होते हैं, इनका अपक्षय में योगदान नहीं रहता है। लेकिन जैसे ही इन तत्वों का संयोग जल से हो जाता है तो ये एक सक्रिय गोलक हो जाते हैं और इनके संयोग से चट्टानों में रासायनिक परिवर्तन होने लगते हैं। रासायनिक अपक्षय का जो कार्य है यह पृथ्वी की सतह के ऊपर तथा नीचे दोनों क्षेत्रों में होता है। ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, इनके प्रभाव से ये जो रासायनिक परिवर्तन है यह कई रूपों में संपन्न होता है। रासायनिक अपक्षय जो है यह चूना पत्थर पर सबसे अधिक होता है। चूना पत्थर की जो चट्टान होती है उस पर रासायनिक अपक्षय सबसे ज्यादा होता है। रासायनिक अपक्षय में सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया। वायु की जो ऑक्सीजन है इसका संयोग जब जल से हो जाता है और इसके बाद ये जब चट्टानों के संपर्क में आती है तो चट्टानों के जो खनिज है उन खनिजों में ऑक्साइड बन जाते हैं, जिससे कि चट्टानों में वियोजन होने लगता है। तो ऑक्सीजन की ये जो क्रिया है इसे ही कहा जाता है ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन। अब जिन चट्टानों में लौह तत्व की प्रधानता होती है, लोह के यौगिक अधिक होते हैं, उन चट्टानों में ऑक्सीडेशन की जो प्रक्रिया है यह ज्यादा घटित होती है। उन चट्टानों में ऑक्सीकरण का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। आग्नेय चट्टानों में लोहा, लौह सल्फाइड तथा पाइराइट के रूप में पाया जाता है। इन पर ऑक्सीकरण के प्रभाव से जंग लग जाता है, जिस कारण से जो चट्टानें हैं यह ढीली पड़ जाती है और इनमें वियोजन हो जाता है। नेक्स्ट है कार्बोनेशन। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मिश्रण जल से हो जाता है तो कई तरह के कार्बोनेट बन जाते हैं जो कि जल में घुलनशील होते हैं। अब ये कार्बोनेट क्या करते हैं, इन कार्बोनेट के निर्माण के कारण चट्टानों की जो घुलनशील तत्व हैं वह चट्टानों से अलग हो जाते हैं। इसी कारण से कार्बोनेशन को घोलन भी कहा जाता है। तो ये जो कार्बोनेट का निर्माण होता है इसके कारण चट्टानों की जो घुलनशील तत्व है यह चट्टानों से अलग होकर के जल के साथ हो जाते हैं। इसी कारण से कार्बोनेशन जो है इसको घोलन भी कहा जाता है। भूमिगत जल में कार्बन डाइऑक्साइड का अंश जो है यह अधिक रहता है, इसलिए जो चूने की चट्टान वाला भाग होता है उसमें ऊपर तथा नीचे इस प्रकार का जो अपक्षय है इसके द्वारा कई प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो जो कार्बोनेशन की प्रक्रिया है यह सबसे ज्यादा घटित होती है चूने के चट्टान वाले भागों में। नेक्स्ट है हाइड्रेशन या जल योजन। चट्टानों का जब संपर्क जल से होता है तो जल की जो हाइड्रोजन है उससे चट्टानों के खनिजों में हाइड्रेशन की क्रिया हो जाती है, अर्थात जो चट्टानें हैं यह जल सोख लेती है।
अब क्योंकि चट्टानें जल सोख लेती है, इसलिए चट्टानों के आयतन में वृद्धि हो जाती है, चट्टानों का आयतन बढ़ जाता है। इस प्रकार चट्टानों के आयतन में विस्तार हो जाने के कारण उनके कणों तथा खनिजों में एक तरह से तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि इनका आयतन बढ़ जाता है चट्टानों का, इस वजह से चट्टानों के खनिजों में एक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिस कारण से चट्टानें फेल करके टूट जाती है। नेक्स्ट है सिलिका का पृथक्करण। अनेक चट्टानों में सिलिका की जो मात्रा है यह ज्यादा होती है। जब जल के द्वारा रासायनिक विधि से सिलिका युक्त चट्टानों से सिलिका अलग हो जाता है तो उस क्रिया को कहा जाता है सिलिका का पृथक्करण या सिलिका का अलग होना। सिलिकेट का जल के द्वारा चट्टान से पृथक्करण आसानी से हो जाता है, जिससे कि चट्टान ढीली पड़ जाती है और उसका वियोजन जल्दी प्रारंभ हो जाता है। जब चट्टान में मौजूद जो सिलिकेट है, जो सिलिका है, यह जल के द्वारा चट्टान से आसानी से अलग हो जाता है तो चट्टान ढीली पड़ जाती है और उसका वियोजन जल्दी प्रारंभ हो जाता है। रासायनिक अपक्षय के बाद नेक्स्ट है प्राणी वर्गीय अपक्षय। प्राणी वर्गीय अपक्षय में जो अपक्षय है यह मुख्य रूप से घटित होता है वनस्पति और जीव जंतु के द्वारा। वनस्पतियां और जीव जंतु जो है यह चट्टानों के विघटन तथा वियोजन में सहयोग प्रदान करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जीव जंतुओं के द्वारा अपक्षय। पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है इसमें कई तरह के छोटे छोटे कीड़े मकोड़े और बिल बनाकर रहने वाले जीव रहते हैं, जो कि धीरे धीरे लेकिन लगातार रूप में धरातल की जो चट्टानें हैं उसको तोड़ने का कार्य करते हैं, अर्थात बिल बना करके उसे ढीली बनाने का कार्य करते हैं। तो इस तरह से जीव जंतुओं के द्वारा अपक्षय की क्रिया घटित होती है। नेक्स्ट है वनस्पतियों के द्वारा अपक्षय। वनस्पतियां जो है यह अपक्षय दो रूपों में करती है। वनस्पतियों द्वारा अपक्षय जो है यह दो रूपों में होता है। पहला है यांत्रिक अपक्षय और दूसरा है रासायनिक अपक्षय। यांत्रिक रूप में अपक्षय और रासायनिक रूप में। यांत्रिक अपक्षय में जो वृक्ष है, झाड़ियां हैं, इनकी जड़ें पृथ्वी के अंदर प्रवेश करती है, जिस कारण से चट्टानों की जो दरारें हैं इनमें जड़ों का जब प्रवेश होता है तो ये दरारें फैलने लगती है और तनाव के कारण उनका विघटन हो जाता है। तो इस तरह से यांत्रिक अपक्षय में वृक्षों और झाड़ियों के जो जड़ें हैं यह पृथ्वी के अंदर प्रवेश करती है, जिस कारण से चट्टानों की जो दरारें हैं उनमें जब इन वृक्षों की जड़ों का प्रवेश हो जाता है तो ये दरारें फैलने लगती है और इस तरह से चट्टान टूट जाती है। रासायनिक अपक्षय के अंतर्गत क्या होता है कि जो वनस्पतियां हैं इनकी जड़ें जो हैं ये चट्टानों के कुछ तत्वों को सोख लेती है, अपने अंदर समाविष्ट कर लेती है, जिस वजह से जो चट्टानें हैं यह कमजोर हो जाती है और टूट जाती है। इसके अलावा जो वनस्पतियां हैं इसकी जड़ों में एक जल युक्त बैक्टीरिया होते हैं, जो कि चट्टान के जो खनिज है उनको घोलने का काम कर देते हैं, उन्हें गुला देते हैं। तो उनको गुला करके उन चट्टानों के खनिजों को उनसे अलग कर देते हैं और इस तरह से चट्टानों को कमजोर बना देते हैं। अब जो वनस्पतियां हैं यह चट्टानों को हमने देखा कि अपक्षय का कारक है, अपक्षय कर रही है, लेकिन वनस्पतियां जो है यह चट्टानों के संरक्षक का कार्य भी करती है, चट्टानों को बांध के भी रखती है। तो इस तरह से चट्टानों को बचा करके भी रखती है, उनको बांध कर रखती है। अब पौधे और वनस्पतियां हैं इनकी जड़ों के द्वारा चट्टानें आपस में बंध जाती है, संगठित हो जाती है, जिससे कि अपक्षय आसानी से घटित नहीं हो पाता है। अगर वनस्पतियां नहीं होगी तो वनस्पतियों के अभाव में अपक्षय इतना अधिक सक्रिय हो जाएगा कि जो भूमि है यह अनुपजाऊ हो जाएगी। इसलिए जो वनस्पतियां हैं यह अपक्षय तो करती है, लेकिन वनस्पतियां चट्टानों का संरक्षण भी करती है। नेक्स्ट है मानव जनित अपक्षय। मनुष्य की कुछ आर्थिक क्रियाएं जैसे कि खनिजों की प्राप्ति के लिए खनन कार्य करना, सड़क निर्माण करना,
ये जो कार्य है, इन वजह से शेलों का जो विघटन है, चट्टानों का जो विघटन है, यह इतनी तीव्रता से घटित होता है कि इस तरह से उत्पन्न जो परिवर्तन है, अगर ये प्राकृतिक रूप में घटित हो, प्राकृतिक कारकों के द्वारा घटित हो, तो उनको घटित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। लेकिन मनुष्य की जो क्रियाएं हैं, आर्थिक क्रियाएं, इन आर्थिक क्रियाओं की वजह से अपक्षय जो है वह तीव्रता से घटित हो रहा है। तो इस तरह से उत्पन्न जो परिवर्तन है, यह सामान्य रूप में अगर देखें तो प्राकृतिक कारकों के द्वारा हजारों वर्षों में ही हो सकते हैं। तो इसलिए जो मानव जनित अपक्षय है, यह तीव्रता से घटित होने वाला अपक्षय है। मनुष्य के द्वारा जो अपक्षय का कार्य होता है, यह बड़ी तीव्र गति से संपन्न हो रहा है। नेक्स्ट है जैव रासायनिक अपक्षय। जैविक पदार्थों अर्थात पौधों तथा जंतुओं के द्वारा जो चट्टानें हैं, उनमें वियोजन या रासायनिक अपक्षय को कहा जाता है जैव रासायनिक अपक्षय। जैविक पदार्थों के द्वारा विभिन्न प्रकार के एसिड है वो बनते हैं, जिससे कि कई प्रकार की जटिल और जैव रासायनिक क्रियाएं सक्रिय हो जाती है। जैविक पदार्थों के द्वारा विभिन्न प्रकार के एसिड का जनन होता है, जिससे कि कई प्रकार की जटिल और जैव रासायनिक क्रियाएं सक्रिय हो जाती है, जिस वजह से जो चट्टानें हैं उनका वियोजन हो जाता है। जीवों के द्वारा उत्पन्न जो जैविक कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा कार्बोनेशन की प्रक्रिया है, यह तेज हो जाती है, जिस वजह से जो चूना पत्थर है या डोलोमाइट है, उसका रासायनिक अपक्षय तेज हो जाता है, तीव्र हो जाता है। तो इस तरह से हमने अपक्षय के प्रकारों के बारे में जाना। अपक्षय के 3 प्रकार है, भौतिक या यांत्रिक अपक्षय, जिसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में देखा था। इस लेक्चर में हमने जाना रासायनिक अपक्षय और प्राणीवर्गीय अपक्षय के बारे में। धन्यवाद।